अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 51 स्टार्ट हो गया जी हमारा, और क्लास फिर से आधी हो गई है क्योंकि इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा, इसलिए मैं बच्चों से कह रहा था लाहौर में भी गड़ी शाहू से और समनाबाद से बच्चे नहीं आ सके क्योंकि कहीं में मुल्क में लॉकडाउन लगा हुआ है। और खासतौर पर जो बच्चे ये इसलिए बैठे थे कि वीकेंड पे चलेंगे, अब आ गए घर देखी जाएगी, तो वो बैठे हैं घर, तो बैठे रहेंगे घर, इसलिए समझ से बाहर है आप लोगों का एटीट्यूड। क्या करते हैं आप लोग? भाई ये चार्जिंग पे लगवाना है, उधर नहीं चार्ज हो रहा। अच्छा जी, हम गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक पढ़ रहे थे, जितना पढ़ा उतना समझ में आया? अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने परसों, हम जरा ऐसे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं इसको। सबसे पहले हमने परसों ग्रांट रिलेटेड टू मॉनिटरी ग्रांट, पैसे दिए थे गवर्नमेंट ने, मॉनिटरी ग्रांट, और उससे एसेट खरीदना था। हमने कहा था कि एसेट खरीदना, तो मॉनिटरी ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट हमने पढ़ा। उसमें हमने देखा कि जिस दिन ग्रांट रिसीव होगी, मैचिंग कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं, आप बोल रहे हैं ये मैचिंग कॉन्सेप्ट की वायलेशन, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कि जिस दिन ग्रांट रिसीव हो उस दिन उसको इनकम नहीं बनाना, क्योंकि ये ग्रांट रिलेट करती है एक डेप्रिशिएबल एसेट से, जिसने आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस बनना है। तो इस ग्रांट को रिसीव होने के दिन लायबिलिटी बनाओ, और आहिस्ता आहिस्ता इसको जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट हो वैसे वैसे ग्रांट इनकम बने। मैच करवा दें। इसमें भी सिचुएशन, बस जब मैंने बोल दिया मैच करवाना है तो आपने एसेट के साथ मैच करवाना है। अब आप हजारों सिचुएशन सोच लें। आप बच्चों ने कहा था जी ये सवाल आ गया, आपने पहले ग्रांट को रिसीव किया, फिर इसी साल में एसेट आ गया, तो ग्रांट तो सारा साल पड़ी रही, एसेट 6 महीने इस्तेमाल हुआ, तो एसेट तो 6 महीने डेप्रिशिएट होगा, तो ग्रांट का क्या करें? ग्रांट भी 6 महीने, ठीक है। अच्छा, दूसरी मिसाल, पहले साल में ग्रांट आ गई, एसेट अगले साल में चला गया, तो पहले साल में ग्रांट का 1 रुपया इनकम नहीं बनेगा, बैलेंस शीट में सारी लायबिलिटी नजर आएगी, और अगले साल जब एसेट आएगा वो डेप्रिशिएट होगा तो ग्रांट, यानी कि अगले साल अगर एसेट आया और उसकी लाइफ 10 साल है तो अगले साल से वो 10 साल में डेप्रिशिएट होगा, तो ग्रांट इस साल में कुछ इनकम नहीं बनी, दूसरे साल से वो 10 साल में इनकम बनेगी। मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। एसेट इधर आ गया, ग्रांट अगले साल रिसीव हुई, तो क्या करें? एसेट की 10 साल लाइफ थी, लेट्स से 10 साल लाइफ थी, तो यहाँ पर एसेट 1 साल डेप्रिशिएट हो गया, अब एसेट कितने साल बाकी? 9, तो इस साल ग्रांट आई तो अब ग्रांट के भी 9 साल है, ताकि एसेट खत्म हो तो ग्रांट भी खत्म हो जाए। खैर बहरहाल ये तो बातें ऐसी एक्स्ट्रा आप लोगों ने करवाई थी। हमने जो पढ़ा वो क्या था, जिस दिन ग्रांट रिसीव हो उस दिन इसको डिफर्ड इनकम बनाओ, यानी कि एडवांस इनकम, अनअर्न्ड इनकम, लायबिलिटी बनाओ, और एसेट के साथ ही इसको मैच करके इनकम बनाते जाओ। जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट हो वैसे वैसे ग्रांट इनकम है, ठीक है। इसमें कोई मसला? फिर हमने देखा था कि ये पीएनएल के अंदर एक्सपेंस भी नजर आ रहा है डेप्रिसिएशन का, और ग्रांट की इनकम भी नजर आ रही है। और फिर हमने ये भी देखा था कि बैलेंस शीट में एसेट भी नजर आ रहा है और ग्रांट भी नजर आ रही है, ठीक है। तोड़ के लिखते हैं लायबिलिटीज को, ठीक है, करंट और नॉन करंट। एक बच्चे ने सवाल ये भी किया था, मैंने कहा बाद में करेंगे बात, कि अगर ऐसे ही है तो फिर एसेट की डेप्रिसिएशन को भी करंट एसेट में डाल दिया करें। अच्छा चलें, वो फिर कभी बात करेंगे, मैंने कहा था। नेक्स्ट, ये बात समझ आई थी, तो हमने इसको यहाँ पे लिख भी लिया था कि मॉनिटरी ग्रांट है रिलेटेड टू एसेट्स, और कौन से एसेट्स हैं, तो उसके अंदर 2 मेथड्स हैं। डायरेक्ट मेथड में रिकॉर्ड करते हैं ग्रांट को एज अ लायबिलिटी और ट्रांसफर करते हैं उसको पीएनएल में एज इनकम ऑन द सेम बेसिस एज रिलेटेड एसेट इज डेप्रिशिएटेड। 2 सवाल हमने किए थे, कोई मसला? फिर हमने कहा था एक और ऑप्शन भी स्टैंडर्ड देता है। स्टैंडर्ड कहता है अगर आप चाहें तो आप ग्रांट को एसेट की कैरिंग अमाउंट में से नेट कर लें। ये कैरिंग अमाउंट बड़ा कीमती लफ्ज है, क्योंकि इस सवाल में तो कॉस्ट में से नेट हो गया, लेकिन अगर ग्रांट अगले साल चली जाए और एसेट 1 साल डेप्रिशिएट हुआ पड़ा फिर, तो इसलिए लफ्ज कैरिंग अमाउंट ज्यादा जबरदस्त रहा, ठीक है। बहरहाल रूल क्या है, ग्रांट जिस दिन रिसीव हो लायबिलिटी बनाओ, एसेट आ जाए तो एसेट को रिकॉर्ड करके इस ग्रांट को एसेट में से नेट कर दो, एसेट कैरिंग अमाउंट में से नेट कर दो, डिडक्ट कर लो एसेट की कैरिंग अमाउंट में से। अब ग्रांट खत्म हो गई और एसेट कम हो गया, अब इस कम्ड एसेट को, रिड्यूस्ड एसेट को डेप्रिशिएट करोगे तो रिड्यूस्ड एक्सपेंस आएगा, ठीक है, सही है। तो डेप्रिसिएशन आ रही है और ग्रांट है ही कोई नहीं, डेफर्ड ग्रांट जिसको लायबिलिटी, जिसको इनकम बनाए, ठीक है, तो सिर्फ ये एसेट ही डेप्रिशिएट होता जाएगा, लेकिन कम हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हमने देखा था कि पीएनएल के अंदर सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नजर आ रहा है और बैलेंस शीट में सिर्फ लायबिलिटी, ग्रांट का कोई जिक्र नहीं। हाँ, डिस्क्लोजर्स कुछ है, रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर की, वो लिख के तो बताना ही पड़ेगा आपको यूजर को, क्योंकि फेस से तो नजर आ नहीं रहा कुछ। वो रिक्वायरमेंट जनरल है, यानी कि जोन सी मर्जी आप बस बताना होगा, ग्रांट रिसीव हुई कोई कंडीशन है तो वो बताएंगे, और बैलेंस शीट के अंदर आपको आप किस पॉलिसी पे चल रही है आप बताते हैं वैसे भी, ठीक है। अब इन दोनों का नाम कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पड़ा था, मैंने कहा था इनकम को देख के डिसाइड करना। इनकम रिकॉग्नाइज्ड डायरेक्टली नाम से, तो ये डायरेक्ट मेथड है, और जब इनकम बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड बहाने से एक तरह से इनडायरेक्टली हमने रिकॉर्ड किया इनकम के एक्सपेंस को कम कर लिया, तो ये कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो ये दूसरा हमने पढ़ा था। अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो उसमें क्या करना है, डिडक्ट कर दो ग्रांट को फ्रॉम कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट और डेप्रिशिएट करो रिड्यूस्ड कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट को एसेट की रिमेनिंग लाइफ, ठीक है। अब वो पहले आ गया, एसेट की रिमेनिंग लाइफ पूरी की पूरी है, बराबर चलेगा, ठीक है। हमने जनरल रूल लिख लिया, ठीक है। ग्रांट इनकम रिकॉर्ड कैसे होती है? बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये 2 सवाल इसके हमने कर लिए थे। चलें आगे। फिर कल हमने क्या पढ़ा, कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंसेस आप इनकर करें तो उसकी मदद में भी ग्रांट दे देती है, अगर तो वो एक्सपेंसेस हैं रीइंबर्समेंट ऑफ पास्ट कॉस्ट जो कि ऑलरेडी इनकर हो चुकी, चाहे मिसाल के तौर पे आज मैंने कॉस्ट इनकर की और इनकर हो चुकी, अब ग्रांट रिसीव हुई है, तो ऐसी कॉस्ट, ऐसा खर्चा जो आप इनकर कर चुके हैं, पे नहीं कर चुके, इनकर करने का पता है ना, ऐसा खर्चा जो आप इनकर कर चुके हैं, गवर्नमेंट ने उसकी मदद में को पैसे दे दिए, तो जैसे ही वो रिसीव हो या रिसीवेबल भी बन जाए, आपने गवर्नमेंट ने कह दिया आपको पैसे मिलेंगे, बस ठीक है, इनकम बना लो, कैश आ गया तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, नहीं आया तो रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, को मसला। अच्छा, फिर अगर कोई एक्सपेंस से ही रिलेट कर रही है ग्रांट, यानी आपने एसेट खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए, गवर्नमेंट ने कहा फाटा में जाकर फैक्ट्री लगा रहे हो, फाटा के उस इलाके में जहां पे आप जा रहे हो उस इलाके के डोमिसाइल वाले कम से कम 30% मुलाजिम आपके पास होने चाहिए अगले 5 साल। अगर आप ये शर्त पूरी करने पे तैयार हैं तो हम आपको 1 करोड़ रुपया देते हैं अगले 5 साल की, लेट्स से उनकी सैलरी एक अंदाजे से उसका इतने %।
ठीक है। अब ये तो पहली बात ये है कि 5 साल का इंतजार नहीं करते, ये स्टैंडर्ड नहीं, IAS 20 ने लिखा हुआ है कि अगर आपको रीजनेबल एश्योरेंस है कि आप कंडीशन को मीट कर लोगे, रीजनेबल एश्योरेंस है कंडीशन को मीट कर लोगे जिस दिन ग्रांट रिसीव हुई है, और ग्रांट बल्कि उसने यूं लिखा हुआ है कि दो चीजों की रीजनेबल एश्योरेंस हो, ग्रांट आ जाएगी और रीजनेबल एश्योरेंस है कि आप कंडीशन मीट कर लोगे, तो जिस दिन रिसीव हो या रिसीवेबल बने उसी दिन ग्रांट को रिकॉर्ड कर लो। अगली बात फिर वो पढ़ा रहा हूं क्या, अगर वो एसेट रिलेटेड है या फ्यूचर कॉस्ट रिलेटेड है तो लायबिलिटी बना के इनकम बनाओ, और अगर पास्ट कॉस्ट रिलेटेड है तो फॉरन इनकम बनाओ। ये बात समझ आई? तो रीजनेबल एश्योरेंस कही जाती है कि जब आप देखो ना, अभी मैं जाकर मैंने बाटा में फैक्ट्री लगाई है, अगले 5 साल जब आएंगे तब देखेंगे, तो 5 साल पूरे कर लेंगे। स्टैंड हमसे पूछता है क्या लगता है, हाँ जी इंशाल्लाह 5 साल तक हम इन लोगों को एम्प्लॉयड रखेंगे, वहां के डोमिसाइल के 30% मुलाजिम हमारे पास मौजूद होंगे, हम रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं। तो फिर स्टैंड कहता है आज ही इसको रिकॉर्ड कर लो एज अ ग्रांट। अगली बात फिर वो है क्या, पास्ट कॉस्ट है, फ्यूचर कॉस्ट है, फ्यूचर कॉस्ट है तो आज लायबिलिटी बनाओ, और फिर वो अगली बात सिखाई हुई। ठीक है। अब ये बात इंशाल्लाह मंडे को पढ़ेंगे कि अगर कंडीशन जो अटैच करती है गवर्नमेंट वो पूरी ना हो तो कभी कभी गवर्नमेंट ये भी साथ शर्त लगाती है अगर 5 साल से पहले एक बंदा भी कम हुआ तो हमने सारे पैसे वापस ले लेने हैं, या आधे पैसे वापस ले लेने हैं, या जितना अरसा गुजरा उतने पैसे ले लेना, बाकी वापस ले लेंगे। इसको कहते हैं रीपेमेंट ऑफ ग्रांट। ये इंशाल्लाह मंडे को पढ़ेंगे, अभी उस तरफ नहीं जाना आपको। ठीक है। अभी सर क्या सिखाया आपको, जब आपको ग्रांट रिसीव हो या रिसीवेबल हो जाए, यानी आपको गवर्नमेंट ने कह दिया ग्रांट मिलेगी, और उसने ग्रांट के साथ गवर्नमेंट ने कंडीशन अटैच करनी है, गवर्नमेंट ऐसे नहीं पैसे दे रही होती है आपको, कोई ना कोई वजह होती है। ठीक है। तो आपसे कहा जाता है कि आप बताओ आप रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हो कि कंडीशन मीट करोगे, दे सकते हो तो ग्रांट को रिकॉर्ड कर लो। बात ये हो रही थी कहां से कहां निकल गए। अच्छा, तो अगर फ्यूचर कॉस्ट जो कि अभी इनकर करनी है आपने, उसकी मद में ग्रांट रिसीव हुई है तो क्या तरीका सिखाया था, क्योंकि फ्यूचर कॉस्ट अभी टू बी इनकर्ड है तो आज इसको इनकम तो नहीं बना सकते, तो आज इसको क्या कर लो, लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड कर लो। 10 मिलियन आया था कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, इस साल के एंड पर उस जिस खर्चे की मद में ये ग्रांट आई थी वो खर्चा कुछ इनकर हो गया, तो वो खर्चा जितना रिकॉर्ड हुआ उतना ही। अब इसकी बुनियाद क्या है, सवाल खामोश हो, ना पता लग रहा हो, ये खर्चा ना गिवन हो सवाल में, तो फिर यही करेंगे, हम कहेंगे जी अगले 4 साल के लिए तो 4 पे डिवाइड कर दो, 5 साल के लिए तो 5 पे डिवाइड कर दो, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा कंडीशन। ठीक है। लेकिन उसने खर्चा बता दिया, हमारे पास टोटल खर्चा आ गया, हम प्रोपोर्शनेट बेस कर देते हैं, ज्यादा मुनासिब है कि जैसे जितना प्रोपोर्शन खर्चे का टोटल में से हमारा पीएनएल में गया उतनी ही ग्रांट। तो ये हमने करके देखा था, ग्रांट को रिकॉर्ड करते जाओ और प्रोपोर्शनेट बेसिस पर एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते जाओ और प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ग्रांट को भी इनकम बनाते जाओ। कल किया था ये सवाल, घर पे भी दूसरी बार किया था। इसके अंदर बैलेंस शीट में आपको, इनकम स्टेटमेंट में आपको 2 चीजें नजर आ रही है, वो खर्चा जिसकी मद में ग्रांट आई थी और फिर उसका प्रोपोर्शनेट हिस्सा जो इनकम बना, और बैलेंस शीट में आपको डेफर्ड ग्रांट नजर आ रही है, लायबिलिटी जो पड़ी हुई है, जितनी इनकम नहीं बनी वो लायबिलिटी में पड़ी हुई है। ठीक है। लेकिन दूसरा तरीका भी था, वो क्या था, अब ग्रांट तो फ्यूचर कॉस्ट से रिलेट करती है तो उसने तो लायबिलिटी बनना ही बनना है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन कोई नहीं है कि एसेट में से नेट करके खत्म कर लो, यहाँ कौन सा एसेट है, तो ये लायबिलिटी में रहनी है। ऑप्शन आगे क्या है, फेस के ऊपर इनकम, मुंह पे इनकम, पीएनएल के मुंह पे इनकम नाम से आए या एक्सपेंस में से नेट हो जाए, ये 2 ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन क्या था, एक्सपेंस रिकॉर्ड करो और ग्रांट इनकम रिकॉर्ड करो। दूसरा ऑप्शन क्या था, दूसरा ऑप्शन किधर गया, ये इनडायरेक्ट, अच्छा ये सॉरी, एक्सपेंस रिकॉर्ड करो और ग्रांट इनकम रिकॉर्ड करो। फेस पे दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड क्या है, ये लायबिलिटी तो बननी है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करके ग्रांट इनकम रिकॉर्ड करने की बजाय उसी खर्चे को नेट कर लो, क्रेडिट कर लो, तो एक्सपेंस का कम होना भी तो एक तरह की इनकम ही है। तो बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड एक्सपेंस आप ये ग्रांट, अब इस ग्रांट के इस मेथड के अंदर क्या होगा, पीएनएल के अंदर आपको नाम से ग्रांट इनकम नजर नहीं आएगी, इसलिए इसका नाम क्या है, इनडायरेक्ट। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर इसमें फिर भी नजर आना है क्योंकि लायबिलिटी तो पड़ी हुई है ना, फ्यूचर के लिए खर्चा है। ये बात समझ आई? अब इसको लिख लेते हैं, ये कल लिखने से रह गया था, निकाल था जी, पहले कर लें फिर लिखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड क्या है जी, रिकॉर्ड इट एज अ लायबिलिटी, बल्कि नहीं, रिकॉर्ड लायबिलिटी पहले ही हो गई है, पहले ही क्या हो गई है, लायबिलिटी तो पहले ही बन गई है, रिकॉर्ड दिस ग्रांट एज अ लायबिलिटी। ठीक है। अब इसको इनकम बनाएं फेस के ऊपर अलग से, या इसको एक्सपेंस में से नेट करें, ये 2 ऑप्शन है ना। तो रिकॉर्ड इट एज एन इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेपरेटली फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, और बेसिस वही रखो, ऑन द सेम बेसिस एज द रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकर्ड, एज द रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकर्ड। और इनकर्ड है तो फिर इनकर करते हैं तो आप रिकॉर्ड भी कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या रूल में सिखाया था, स्टार्ट जब किया था, रूल हमने रिवाइज करना कि एक्सपेंसेस को हम कब रिकॉर्ड करते हैं, जब वो इनकर हो जाए। तो मैं इनकर्ड का मतलब ये ले रहा हूं कि इनकर हुआ तो फिर रिकॉर्ड भी हो जाएगा ना, इनकर किया तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है। कौन सा सवाल किया था इसके लिए, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 पेज 18 पर, और क्वेश्चन 2 भी किया था आपने, क्वेश्चन 2 पेज 12। ठीक है जी, सही है। और इनडायरेक्ट मेथड क्या है जी इसमें, आप इसको देख के आप खुद भी बना सकते हैं ये बात, तो ये तो आप खुद बना रहे हैं असल में, तो आप पढ़ते जा रहे हैं और आप लिखवाते जा रहे हैं, मैं लिखता जा रहा हूं जी। रिकॉर्ड इट एज अ डिडक्शन फ्रॉम एक्सपेंस लिख देते हैं, एज अ डिडक्शन
फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, लेकिन बेसिस तो वही रखी हुई थी ना, प्रोपोर्शनेटली। डिडक्शन फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेम बेसिस, आगे सेम बात लिख लेते, ऑन द सेम बेसिस एज द रिलेटेड एक्सपेंसेस इनकर्ड। इसके लिए अभी क्वेश्चन 11 तो था ही, दोनों ऑप्शन से कर लिया था ना हमने, और साथ में एग्जाम्पल छोटी में क्वेश्चन 3 था, पेज नंबर 13 कर लो यार, जैसे आप कहो। एक काम करूंगा, अगर पहले एक बार आखिरी भी लिखनी। अच्छा, अब इसके बारे में भी लिख देता हूं, फिर इसको करना कैसे है वो फिर सवालों में जाके बताता हूं। ग्रांट अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेट कर रही है, तो पहले तो हमने कहा था जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट हो वैसे वैसे ग्रांट इनकम बन जाए। अब लैंड खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, अब लैंड हमने खरीद भी लिया, हमने एंट्री कर ली, जब पैसे आए तो कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट लायबिलिटी बनाई, फिर लैंड खरीद लिया तो लैंड डेबिट कैश क्रेडिट हो गए, वो पैसे भी इस्तेमाल हो गए। अब एक तरफ लैंड डेबिट पड़ा है एसेट्स में, एक तरफ ग्रांट लायबिलिटी पड़ी है लायबिलिटीज में। अब लैंड ने डेप्रिशिएट होना नहीं तो क्या ग्रांट भी इनकम ना बने? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, सोच विचार। आप बताएं क्या होना चाहिए फिर? हाँ, किसी रीजनेबल, आप जितने साल किस क्या साल, लैंड की लाइफ जितने साल है, वही तो मसला पड़ा हुआ है। दो बातें आई हैं, एक भाई ने कहा रीजनेबल बेसिस, दूसरे ने और क्लियर किया, उसने कहा गवर्नमेंट कोई कंडीशन लगाती है ना, तो फिर वो कंडीशन जैसे जैसे मीट होती जाए। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि फाटा में जाके फैक्ट्री लगा रहे हो तो प्लांट खरीदने के लिए एक तुम्हें चाहिए 100 करोड़, तो तुम्हें 40 करोड़ हम दे रहे हैं, 60 तुम लगा लो। अब तुमने अगले 3 साल तक वहां से हिलना नहीं है, इसलिए हम ये पैसे दे रहे हैं। लेकिन जब आपने वो इंस्टॉल कर लिया प्लांट, तो क्या उसकी लाइफ 3 साल ही होगी? हो सकता है 15 साल हो। तो ये बात अगली है कि कंडीशन मीट करने की उम्मीद हो तो ग्रांट को लायबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन चूंकि वो प्लांट से रिलेटेड ग्रांट थी तो प्लांट की लाइफ 15 साल, तो ग्रांट की लाइफ भी 15 साल है। कंडीशन के साथ मैच नहीं करते हम। डेप्रिशिएबल एसेट हो तो उसके साथ मैच करते हैं, एक्सपेंस के से रिलेटेड हो तो उसके साथ मैच करते हैं। लेकिन यहां आके हम फंस गए, ठीक है, कि हमें जो ग्रांट मिली है वो डेप्रिशिएबल एसेट की नहीं है, एक्सपेंस की नहीं है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की है। तो फिर जो कंडीशन अटैच्ड है, अब वो 2 तरह की होती हैं, इंशाल्लाह वो पढ़ाता हूं, अभी उसकी बात नहीं कर रहा। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात हम तय करके ये याद करके आगे चलें कि अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड ग्रांट हो तो आपने जो कंडीशन उसके साथ अटैच है उसको मीट करते जाना है, तो ग्रांट को रिकॉर्ड करते जाना एज एन इनकम। ठीक है, ये लिख लूं, इंशाल्लाह करते हैं फिर। ठीक है, तो अगर रिलेट करती है नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से आपकी मॉनेटरी ग्रांट, तो क्या करो, रिकॉर्ड दिस ग्रांट। अभी तो हम एसेट भी लेंगे गवर्नमेंट से, फिलहाल ये कर लें, रिकॉर्ड दा। मेरा दिल है कि 2 बातें कर लें और इसके अलावा, एक तो ये सिखा दूं नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, फिर एक आपको सिखा दूं एसेट ही गवर्नमेंट दे दे। गवर्नमेंट कहे लैंड चाहिए, हमारी जमीन पड़ी है वो ले लो, उसके ऊपर फैक्ट्री लगा लो। गवर्नमेंट कहे एग्रीकल्चर करना है, ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर आपको भेज देते हैं, पैसे नहीं है, ट्रैक्टर खड़े हैं, पुराने ट्रैक्टर खड़े, कस्टम वालों के पकड़े थे उन्होंने, तो वो खड़े हैं, तो वही आप नंबर लगा के दे देंगे, मिसाल दे रहा हूं। ठीक है, तो एसेट भी आ सकता है, अगले स्टेप में वो पढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज पढ़ाने का दिल है, फॉरगिवेबल लोन। क्या जी? माफेबल लोन, तो वो भी पढ़ते हैं। ये 2 चीजें अगर पढ़ ली ना हमने, तो फिर हम रीपेमेंट के अलावा सारा काम कर चुके होंगे इंशाल्लाह। तो मैं फिर एक बड़ा सवाल आप पर छोड़ूंगा, क्योंकि वीकेंड है, तो डिस्कस करके छोड़ सका तो आपकी अच्छी किस्मत, डिस्कस ना करके छोड़ सका तो मेरी अच्छी किस्मत, कि पूरा संडे आप खप के उसके साथ आएंगे, मंडे को तो मैंने आना ही है, फिर आप अगर जिंदा रहा तो आके उस सवाल करा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहरहाल रिकॉर्ड, अभी इरादा रखना है कि हमने ये करना है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की जरा ट्रीटमेंट सीख लें। पैसे मिले थे लेकिन हमने लैंड खरीद लिया उससे, तो क्या ट्रीटमेंट है? और गवर्नमेंट ने ही लैंड ही दे दिया, उसका क्या ट्रीटमेंट है? और फिर और फॉरगिवेबल लोन भी करना है। चलें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बहुत खुला टाइम है इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। रिकॉर्ड द ग्रांट एज लायबिलिटी। ठीक है, जिस दिन आए डेफर्ड ग्रांट बना लो, मैं सिर्फ लायबिलिटी लिख रहा हूं। चलो कैसे लिखा था पहले? रिकॉर्ड द ग्रांट एज लायबिलिटी लिखा है ना, एज अ लायबिलिटी, जैसे पहले लिख रहा था मैं वैसे ही लिख दूं। यानी कि डेफर्ड ग्रांट एक लायबिलिटी होती है ना, तो आप इसको डेफर्ड ग्रांट बनाओ। ये एडवांस ग्रांट लिखो, अनअर्न्ड लिखो, बात तो एक ही है, लेकिन मैंने जरा ये ना वर्ड चूज किया ताकि जरा अलग से लगता हो। डेफर्ड हाँ, लायबिलिटी डेफर करके इनकम बनाएंगे, डेफर कर दी इनकम, अभी नहीं इनकम रिकॉर्ड की, डेफर कर दी, तो फिर आज लायबिलिटी है, इस तरह से। ठीक है, डेफर्ड ग्रांट, रिकॉर्ड द ग्रांट एज अ लायबिलिटी एंड रिकॉर्ड इट एज इनकम इन P&L एंड रिकॉर्ड इट एज ट्रांसफर। लिखना है ट्रांसफर, अच्छा भाई ने बोला ट्रांसफर लिखना, चलो ट्रांसफर अच्छा लगता है, एक ही बात है। ट्रांसफर टू P&L मतलब इनकम ही होती है, ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेम बेसिस जैसे एसेट डेप्रिशिएट हो, नॉन डेप्रिशिएबल, जैसे खर्चा इनकर हो, जैसे कंडीशन मीट हो। ठीक है, ऑन द सेम बेसिस
that matches with, that best matches with, that matches with best. जिन्हें अंग्रेजी तो अंग्रेजी जिन्हें बता दे जाओ, that matches with the satisfaction of condition. और inner satisfaction है नहीं भाईजान, satisfaction of attached condition. यार इसमें ना थोड़ी सी बहस है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को तस्वीर जरा बेहतर कर दी जाए, शायद नजर आ जाए आपको तस्वीर में। और इधर नहीं जाना भाई, एक तो रोले जो तुहाडे ने ना, ए वाले रोले जो तुहाडे रोले ने, इन्होंने मैंने तंग किया है। साइड दो, बिल्कुल आप लोगों की तरह, जैसे आप लोगों ने तंग किया हो। क्या कल नहीं तंग करोगे मुझे? नहीं आओगे? मैं घर आ जाना है पढ़ाना। मैंने चलो चलो निकलो पढ़ाई शुरू करें। यार इससे बेहतर नहीं हो रहा, नजर आ रहा है। बाकी आप लोगों ने खुद नोट तो किया ही है, इसका सवाल अभी लिखना है। चले छोड़े, बाद में तस्वीर बना ली, सब बना ले। इसको अब कैसे बेहतर करें, इससे बेहतर हो नहीं सकता, कुछ और रश लग सकता है। वैसे गुजारा हो रहा है, मैं बीच में आ गया किसी की तस्वीर के। तो अच्छा भाईजान, जिंदगी इन चीजों से पहले बड़ी अच्छी थी, वायरल हो जाएंगे। इससे पहले ना, ये लफ्ज वायरल से पहले ये लफ्ज वायरल जो है ये बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता था। फलां चीज वायरल हो गई है, वायरल इन्फेक्शन। आजकल बंदे वायरल होते हैं, पैथेटिक। तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए तो, और जहां पे हुआ था वहां पे मैं खुद हूं भी नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कहां पे वायरल हुआ था। फायदा नहीं है ऐसे, बस फजूल। जी बेटा ये समझ आता है, इसको जरा देख ना ले। देखे कौन सा सवाल है इससे रिलेटेड, पहले वो करते हैं। क्वेश्चन 6 है जी। A government grants a company a cash of 12,000 on Yakam January 11 to assist the acquisition of land. The condition of the grant is that company builds a factory. Very important thing is coming in your way. पेज भी दसो जी नानू, 16वां सफा पान। मेरे प्यारे बच्चों, ओ पागल खानो, ओ बवर्ची खानो, मैं चुप कर जाऊं इससे पहले कि फिर मैं इससे आगे बढ़ जाऊं। मेहमान खानों, बच्ची खानों से आगे फिर और भी खाने हैं ना घर में। अच्छा जी, आ कंडीशन एजाज भाई इज अटैच्ड दैट कंपनी बिल्ड्स अ फैक्ट्री ऑन लैंड। हुकूमत ने पैसे दिए, पैसे देकर कहा लैंड खरीद लो। कंडीशन क्या है? इस लैंड पे स्विमिंग पूल बनाना, इस लैंड पे वो लकीरें लगा के वो बाडी खेलते होते थे, हम बचपन में हैं, खेलते थे आप लोग, लकीरें लगी होती थी इधर से भी चपेड़ों वाली हैं, वो खेलना। इस लैंड पे ऐसा कुछ नहीं करना, इस लैंड पे आपने फैक्ट्री लगानी है। अब जिंदगी आसान हो गई है। क्या मतलब? कंडीशन क्या है? फैक्ट्री। और फैक्ट्री क्या है? डेप्रीशिएबल एसेट। जिंदगी सुकून में आ गई। अब यूं समझो कि ये कंडीशन क्या है? फैक्ट्री लगानी है। अच्छा, अब ये नहीं कि जिस दिन फैक्ट्री लग गई उस दिन सारी इनकम बना लोगे। बात समझिए, जब आपकी नॉन डेप्रीशिएबल एसेट के ऊपर कंस्ट्रक्शन डेप्रीशिएबल एसेट की होनी है ना, तो आपकी ग्रांट बिल्कुल वैसे ही ट्रीट होनी है जैसी आपकी डेप्रीशिएबल एसेट वाली हो रही थी। यानी ये पैसे फैक्ट्री के कंप्लीट होने तक लायबिलिटी में पड़े रहेंगे। और जिस दिन फैक्ट्री कंप्लीट हो गई, आपका दिल क्या कह रहा है? आपका दिल क्या कह रहा है? जिस दिन फैक्ट्री कंप्लीट हो, इफ्तिताह करें, चुरलियां पटाखे गुब्बारे फाड़ के जिस दिन फैक्ट्री का इफ्तिताह कर लें, उस दिन सारी इनकम बना लें। कहा नहीं, उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि फैक्ट्री, असल में देखो ना, मकसद समझो। फैक्ट्री क्यों लगवा रहे हैं? बस लगा के फिर चले जाओ, फैक्ट्री खाली पड़ी है। नहीं, मकसद वही है ना कि फैक्ट्री चले। तो फिर आपने मैच करवाना है उस ग्रांट को भी फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन के साथ। यानी कि ये जिंदगी आसान हो गई। क्या मतलब कंडीशन क्या है? टू कंस्ट्रक्ट अ फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। टू कंस्ट्रक्ट देखो ना, एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट लैंड ही है ना, देखो और भी है, लैंड ही है ना। लैंड क्यों नॉन डेप्रिशिएबल होता है? क्योंकि उसकी लाइफ इनडेफिनेट होती है। इन्फिनिट तो किसी को नहीं कह सकते, इन्फिनिट तो बस हमेशा से हमेशा रहने वाली बात तो अलग। इनडेफिनेट है, पता नहीं कितना अर्सा लाइफ है इसकी, कितना अर्सा फायदा देगा हमें। इनडेफिनेट लाइफ होती है, ठीक है ना। तो जब इनडेफिनेट लाइफ वाले एसेट के ऊपर, यानी लैंड के ऊपर, आपका डेप्रिशिएबल एसेट जो है वो कंस्ट्रक्ट करना शर्त हो, तो फिर आप भूल जाओगे ये लैंड रिलेटेड डेप्रिसिएशन है। आप यूं ही समझो कि ये बिल्डिंग रिलेटेड डेप्रिसिएशन ग्रांट है। जैसे जैसे बिल्डिंग डेप्रिसिएट होगी वैसे वैसे ग्रांट को। तो पहले जरा ये कर लेते हैं, पहले जरा ये सवाल कर लेते हैं, फिर वहां जाके लिखते हैं, ठीक है। तो अ कंडीशन of the grant is that company builds factory on the land. The land was acquired on Yakam January for Navve. ग्रांट कब आई थी? यकम, ये जरा अच्छा होता कि ग्रांट इससे भी पहले आती। बहरहाल चलो इतनी बात तो हो गई कि आपको मैंने ये बता दिया कि लेट्स से यहां पर लिखा होता यकम जनवरी 10 पे ग्रांट रिसीव हुई है और यकम जनवरी 11 पे लैंड खरीदा है और फैक्ट्री 31 मार्च 11 पे कंप्लीट हुई है, तो फिर 10 वाले साल में ग्रांट लायबिलिटी में पड़ी रहती। 11 का साल आता, वो कैश यूज करके बिल्डिंग लैंड खरीद लेते आप,
फिर उस लैंड खरीद के उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते। 31 मार्च पे बिल्डिंग जाके बनती, 31 मार्च के बाद यकम अप्रैल से बिल्डिंग डेफिसिट होती, तो वो लायबिलिटी अपनी जगह पे पड़ी होती। लेकिन चलें फिलहाल इस सवाल जैसा है वैसे ही कर लेते हैं, ज्यादा नहीं छेड़ता आपको। सादा बात, यकम जनवरी को पैसे आए गवर्नमेंट की तरफ से, आज ये पैसे आए हैं लैंड खरीदने के लिए, और शर्त क्या है? अच्छा ऐसी भी लैंड होगी जिसपे बिल्डिंग नहीं बनानी, वो बताता हूँ। फिलहाल क्या कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने जो लैंड दी है उस पर कंस्ट्रक्शन ऑफ, यही हो सकता है ना, या लैंड को आप वो दे देंगे, कहेंगे चलो जी इधर आप फसलें उगा लो, या मतलब लैंड को जो है वो आप किसी बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करो, ये तो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो फिलहाल फैक्ट्री लगा ली हमने, तो अगर लैंड के ऊपर डेप्रिशिएबल एसेट बन जाए तो फिर आपके लिए ग्रांट वैसे ही है जैसे डेप्रिशिएबल एसेट वाली आप ग्रांट पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे, यकम जनवरी को जिस दिन ये पैसे आए, लिख ही लें, इसकी सोल्यूशन इसका हुआ पड़ा है, लेकिन चलो आप छोड़ो उसके सोल्यूशन को, इधर देखो, इधर ये सेम सोल्यूशन होना है, लेकिन आप वो उधर देख के तो दिमाग नहीं चलता आपका। यकम जनवरी 2011 पर आपको पैसे आए कैश डेबिट, और इस दिन आपने इसको लायबिलिटी बना लिया। कितना आया? 90 आया। अच्छा 90 के 90 और है, 12 रुपया कैश आ गया, 1000 में चल रहा हूं मैं। और फिर आपने यकम जनवरी को जाकर जमीन खरीद ली, अब लैंड डेबिट और कैश क्रेडिट, तो जो कितना? अच्छा अब आप कहोगे सर ये क्या, पैसे तो 12 आए हैं, 12 रुपए गवर्नमेंट से आए और हमने 90 रुपए खर्च कर लिए, ये कैसे हुआ? भाई हमारे पास पहले पैसे पड़े होंगे ना, हमारे पास हमारे कैश के अंदर काफी सारे पैसे पड़े थे, उनमें से ही हमने लैंड को खरीदना था, गवर्नमेंट ने भी कुछ दे दिया, हिस्सा पड़ गया। अच्छा अब ये कैश तो यूज हो गया होगा इसी के साथ ही, मसला इसका है भी नहीं। मसला किसका है? ये जो लैंड आया है, मसला इसका भी नहीं है। मसला सिर्फ हमें साइज 20 में किसका है? गवर्नमेंट ने ये जो 20 दिए थे ये अभी भी लायबिलिटी में पड़ा हुआ है, इसका क्या करें? ठीक है, तो अब चूंकि इसके साथ शर्त क्या लगी है, फैक्ट्री बिल्डिंग बनाओ, तो इंतजार करो, इसको लायबिलिटी में पड़ा रहने दो। लेट द फैक्ट्री बिल्डिंग बन, लेट द फैक्ट्री बिल्डिंग बन, और जब खाने वाला बन नहीं है जो आप नाश्ते में खा के आते हैं कभी कभी, जी लेट द फैक्ट्री बिल्डिंग बन, जब वो जाएगी बन तो फिर वो ये सारी ग्रांट इनकम में डाल दो ना, अब उसको डेप्रिशिएट होने दो, जैसे जैसे वो डेप्रिशिएट होगी वैसे वैसे ये ग्रांट जो सादा होगा सवाल है, बेहतरीन जिंदगी, आराम दे कमरे, हवादार। अच्छा तो इस लायबिलिटी की लड़ाई है। 31 मार्च को फैक्ट्री कंप्लीट हो गई, अब आप 3 महीने CWIP ना रखें ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए तो मैं CWIP रहने दिया करो, बस जिस दिन कंप्लीट हुई उस दिन आप सारी कॉस्ट को डेबिट कर दिया करो। फर्क क्या पड़ता है? CWIP डेबिट करके कैश क्रेडिट करके बार बार ये करते जाओ, एंड पे जाके फिर PPE डेबिट करके CWIP क्रेडिट करो, तो भाई क्या ये डेबिट और क्रेडिट करना, बस ठीक है PPE डेबिट कर ड्यूरिंग द ईयर, अगर कंप्लीट हो जाए बिल्डिंग तो फिर टेंशन ना लिया करो CWIP वाली। हाँ इसका वो दे दो यार टकन। अच्छा अगर मिसाल के तौर पे साल हमारा एंड हो जाए और कंस्ट्रक्शन एंड ना हो तो फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंस शीट में नजर आता है, PPE नजर नहीं आता, और फर्क क्या है वो भी डेप्रिशिएट भी नहीं हो रहा होता। ये तरह छोटा छोटी छोटी आसानियां कर लिया करो। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 31 मार्च 11 पर आपकी बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, तो बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट कितनी कॉस्ट पर? 300 पर, 300 रुपए बिल्डिंग की कॉस्ट आ गई। ठीक है जी, लो जी अब आया ईयर एंड, अब आया ईयर एंड पर ये लैंड होगा डेप्रिशिएट, नो डेप्रिशिएट लैंड, और बिल्डिंग होगी डेप्रिशिएट। ठीक है, बिल्डिंग पोर्शन होता था अलग ही पड़ा हमारा। ठीक है, तो बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करेंगे उसकी यूजफुल लाइफ पे और उसके साथ मैच करा देंगे अपनी इस लायबिलिटी को। 12 रुपए की लड़ाई पेगी एक सवेर दी। 31 दिसंबर 2011 को डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की क्रेडिट। अब 300 रुपए की बिल्डिंग थी, 300 यानी कि कॉस्ट आई थी, अब 300 रुपए कॉस्ट को डेप्रिशिएट करना है, लाइफ लबो। यूजफुल लाइफ इसकी सिर्फ 3 साल है और नील रेजुअल वैल्यू है, पता नहीं कागज की फैक्ट्री बनाई है, तो डिवाइडेड बाय नहीं, लेकिन मैं तो 3 साल पे कह रहा हूं, मिली है ना, मैं तो कह रहा हूं 3 साल लाइफ है इस फैक्ट्री की, कागज की फैक्ट्री बनाई है, गते दी जेडी खराब हो जाए। अच्छा प्लास्टिक की है जी, लेकिन इसको 9/12 करेंगे जी, 75 लिख लिया यार, तेरी मेहरबानी जी। कितना डेप्रिशिएट कितना किया इसको? 9/12 नहीं, आंसर 75। तो 75 रुपीज की डेप्रिसिएशन आ गई, और अब मैं भी नाल ही जाना है, ग्रांट इनकम, ग्रांट लायबिलिटी में पड़ी है ना, उसको इनकम आए। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2011 पर डेफर्ड ग्रांट डेबिट और इनकम क्रेडिट। ग्रांट इनकम नहीं लिखता, जरा जगह तंग होती है, आप तो परिचय में पूरा इनकम ही लिखेंगे। ठीक है ना, ग्रांट इनकम लिख लिया करें। वैसे PNL भी लिखे तो मैंने आपको अर्ज किया था कि ये सही है, नंबर पूरे मिलेंगे जी। 12 रुपए ग्रांट है, अब देखो नशर करना है, ऊपर नजर आ रहा है अशर, तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 9/12 जी, तो 3 रुपए की इनकम बन। ठीक है, अच्छा अगला साल भी देख लेते हैं, उन्होंने वैसे रिक्वायर क्या किया हुआ? बस मैंने समझा लिया, मुझे अब ज्यादा मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा कर लेते हैं यार, ये कौन सा साल है जी? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। ठीक है, एक और साल भी कर लेते हैं, फिर आपका दिल करेगा एक्सट्रैक्ट्स बनाने को, वो भी बना लेते हैं।
क्योंकि अल्टीमेटली आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग, तो हाँ 2 भी करेंगे इंशाल्लाह, और फिर फाइनल में भी एडवांस रिपोर्टिंग। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीख रहे हैं। अल्टीमेटली हर चीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे प्रेजेंट करना है हमने ये सीखना है। तो हर टॉपिक को पहुंचाया करो एंड तक। मैं तो जिस दिन से शुरू हुआ मैं यही काम कर रहा हूँ। मैंने IAS 16 आपके साथ किया डिस्कस, उसके बाद हमने IAS 36 को देखा, फिर IAS 40 को देखा, IAS 23 को देख चुके, अब IAS 20 को देख रहे हैं। तो एक्सट्रैक्ट्स मतलब क्या है, कमी है थोड़ी सी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल अकाउंट्स तो होने चाहिए थे, ये एडजस्टमेंट उनमें घुस के आती ज्यादा मजा आता, लेकिन उस वक्त भी कुछ नहीं होता, आपने अलग अलग सबको देखा हो। ये एक्सट्रैक्ट्स में आप थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, देखते हैं आज सवाल देता हूं। तो खैर चलें, कंफर्टेबल हो रहे हैं, उसकी वजह क्या है, अब कोई तरीका वारदात सिखा दिया है कि अगर 3-4 टॉपिक्स ही मिले पड़े आप रिलैक्स रहें, आपको हर टॉपिक का अलग अलग पता है, हर एडजस्टमेंट को अलग सोचें, सुकून से देखें, पहले सोचकर हाँ भाई IAS 20 है भाई, मैक्सिमम क्या हो सकता है, एसेट रिलेटेड ग्रांट है तो एसेट डेप्रिशिएट होगा, ग्रांट इनकम बनेगी, बैलेंस शीट में एसेट बुक वैल्यू नजर आएगा, ग्रांट लायबिलिटी नजर आएगी, तोड़ देंगे करंट नॉन करंट में। ठीक है, आई कब तोड़ भी नहीं रहा, मैंने ईमेल भी करनी है पिछले सेशन से कि हम भी ना तोड़े। मैं तो IAS 1 प्रेजेंटेशन फॉलो करा देता हूँ, वही बिल्कुल सेफ तरीका है, होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन उनसे पूछ लेंगे ना, अगर हमें भी माफी दे देंगे तो हम ऐसी करेंगे थोड़ी सी है, लेकिन आप नहीं करनी ऐसी, आप क्या करें करंट नॉन करंट। अच्छा जी, अब बताओ जी, फिर ग्रांट ने आना है, फिर लैंड ने आना है, फिर बिल्डिंग ने आना है, बनना है नहीं, बस ये आखिरी 2 एंट्री होनी है। लेकिन पहले अगर आपको आपका दिल अगर कर रहा है तो मैं आपको पहले एक्सट्रैक्ट्स बना देता हूं, ये 2011 के बना दूं, P&L के एक्सट्रैक्ट्स। कब आएगा OCI, कब आएगा, हम तो इंतजार में हैं, थोड़े से लेट भी फिर रहे हैं ना, जरा आराम आराम से ज्यादा कर रहे हैं, पता नहीं स्लोनेस है आपकी क्या है। लायक बच्चे होंगे एक सेशन से लायक आ जाते हैं, आप लोग लायक बच्चे हैं नहीं, आप लोग लायक वैसे नहीं है, आप लोग टेस्ट नहीं देते ज्यादा, मुझे क्या पता, पास भी कम होते हैं फिर इस तरह के बच्चे। अच्छा जी, 2012 और 11 करेंगे, फिलहाल 2011 की बात करते हैं। 2011 में आपको डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नजर आएगा। अब पर्चे में एंट्रीज करके एक्सट्रैक्ट्स बनाने हो जरूरी नहीं है, इसलिए जुबानी सोचना चाहिए, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन किसकी होगी, बिल्डिंग की, कितने महीने, 9 महीने, कॉस्ट 300 डायरेक्ट भी कर सकते थे, लाइफ 3 साल, लेकिन चलो होते होया पे डेप्रीसिएशन 75 की, और ग्रांट इनकम 3। उसके बाद आपकी बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स अगर देखें तो बैलेंस शीट में आपके नॉन करंट एसेट्स में बिल्डिंग आएगी, तो बिल्डिंग की हवा से खड़ी है, लैंड नहीं आएगा। भाईजान लैंड खरीदा था, उस पर बिल्डिंग बनाई थी यार, ऐसे ना किया करो यार, ये बेचारे को भूल ही गए हो, कहता बिल्डिंग, ये नॉन करंट एसेट नहीं है, ये भी तो खरीदा है ना, ये बिल्डिंग हवा में खड़ी है, नहीं आपका लैंड है नीचे, खरीदा आपने, ठीक है, तो इसको भी एसेट बना लो बेचारे को। PPE इकट्ठा नहीं कर रहा मैं, जरा समझाने के लिए एक्सट्रैक्ट्स में लैंड अलग दिखाऊंगा, बिल्डिंग अलग दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली तो आप इसको PPE में ही सब कुछ शो करते हैं, ठीक है ना। तो जरा ये एक्सट्रैक्ट्स वो तो नोट बना के आप सारी चीजें वहां से ले आते हैं ना एक फिगर, लेकिन अभी समझाने के लिए मैं हर चीज तोड़ के लिखता हूं ताकि आपके ज़हन में हो फौरन कि हाँ ये फलां चीज बैलेंस शीट में फलां जगह जानी होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सबसे आगे सबसे ऊपर पीक फिन सुपर्स लैंड आ गया, कितना जी 90, और बिल्डिंग आएगी, बिल्डिंग आई तो थी 2011 की बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग आई तो थी 300 की अच्छी भली, लेकिन उसमें से ये डबल एंट्री साथ साथ करते हैं, लेकिन ऐसे भी ठीक चल रहा है हमारा, अलग अलग बना लिया करो जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस जो डेबिट हुआ है वो अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट भी होना है, ऐसे ही है, तो 75 माइनस हुआ, आंसर 225। उसके बाद आपकी 12 की जगह छोड़ दें, 12 में भी तो आना है ना, 2 साल आपने फरमाइश की है। आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं जिनमें आपकी डेफर्ड ग्रांट नजर आ रही है, लेकिन मसला क्या है, कुछ ना कुछ इसमें से अगले 1 साल में इनकम बन जानी है, तो वो आएगी आपकी करंट लाइबिलिटीज में। तो करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन और करंट मैच्योरिटी, ऐसे ही करंट पोर्शन ऑफ डेफर्ड ग्रांट और उसकी करंट मैच्योरिटी, यानी कि जो भी कोई लाइबिलिटी आपकी ऐसी हो जो कुछ करंट कुछ नॉन करंट हो, आगे जाके FR 2 में आप देखेंगे लीज लाइबिलिटी आएगी, लीज पैसे लेंगे, पैसे देने होंगे लेसर को आहिस्ता आहिस्ता बैंक वगैरह को, तो वो लाइबिलिटी भी ऐसे ही तोड़ के आपने शो करनी है, ठीक है। करंट पोर्शन ऑफ नॉन करंट पोर्शन, तो करंट पोर्शन ऑफ डेफर्ड ग्रांट, ठीक है जी। तो ये आपको छोटी सी वर्किंग करना पड़ती है। सबसे पहले ग्रांट आई कितनी थी 12, इसको इधर लिखा करो, इसमें से आप डबल एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है। ये जरा इजी लग रहा है मुझे कि पहले P&L बना लेते हैं, वरना वैसे मैं पहले ही करता था, बच्चों कहता था चलो डबल एंट्रीज करो, लेकिन अब जरा ये ज्यादा इजी लगा था मुझे इस तरह से करके, थोड़ा ज्यादा इजी लगा। आपको नहीं लग रहा है तो आप साथ डबल एंट्री किया करें। ग्रांट कितनी आई 12, अब इसमें से कितनी साल में बन गई, पहले हमने लिखा हुआ है, अब डबल एंट्री बोल के यहाँ लिख लो। डबल एंट्री क्या है, 3 रुपए से डेफर्ड ग्रांट डेबिट मतलब कम -3, और ग्रांट इनकम क्रेडिट, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट, ठीक हो गया, समझ आ रही है। अब कितना बच गया, ये 9 जो है ये सारे का सारा नॉन करंट में नहीं हो सकता, कुछ हिस्सा इसमें से अगले 1 साल में इनकम बनना है, कितना कैसे निकालेंगे, 300/3 के साथ अगले साल फ्रैक्शन नहीं लगेगा, ये डेप्रिसिएशन आएगी, और 12/3 के साथ भी फ्रैक्शन नहीं लगेगा, ये अगले साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और ये इनकम। तो ये शो करना एग्जामिनर को, अगर उसने टैक्स मांगे तो आप यूं लिखोगे 12 बटा, ये बटा मैं ऐसे लिख दूं 3, कितना जी
ये 4 करंट है, तो फिर बाकी का नॉन करंट। बाकी का बोला करो, 5 को बोलो बाकी का, ठीक है। टोटल में से, टोटल तो वैसे 12 थी ना, लेकिन जब 3 इनकम बन गई तो एज ऑन बैलेंस शीट डेट, एज ऑन 31 नंबर 11 कितनी लायबिलिटी है? 9। इस 9 कितने गया? इस 9 में से 4 अगर अगले 1 साल में इनकम बनना है तो फिर बाकी अगले 1 साल में भी इनकम नहीं बनना। बाकी बोला करो, ठीक है ना। बाकी कहां चला जाएगा? नॉन करंट। हाँ जी, वो हाजमा हो रहा है, चलो नहीं तो मैं फिर कल से हाजमुला भी साथ लेके आऊंगा। लो जी, अगला साल शुरू होता है। अगले साल में कोई ना, ये तो कोई ना हुई एंट्रीज, लेकिन अगले साल 31 दिसंबर 2012 की शाम को सर्दी सख्त थी, चाय का कप आपके हाथ में था, छुट्टी आप करने वाले थे अकाउंटेंट साहब, और आपने जाते जाते एक एंट्री की। छुट्टी का कॉल आ गई तो एंट्री आ जाएगी, पैम्पर लेते आइएगा। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन डेबिट। अब ये देखो 300, बर्तन धोने हैं, जल्दी से आ जाएं, कल फिर कपड़े मैं धुलवा दूंगी आपके साथ हैं। अच्छा जी, सेकना भी पड़ेगा आपको, कैसे? सही बात है, मुझे मिल के जाना जरा अकाउंटेंट साहब जी। हाँ जी, 100 पूरा। तो यहां पर अकाउंटेंट साहब, अब दरमियान में अगर फोन आ जाए तो आधी एंट्री छोड़ना जाना, पूरी एंट्री कर देना। ये खौफ से आप जो है वो घर भाग रहे हो हैं जी। तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट, और यहाँ पर 12/3। भाईजान पढ़ना भी पड़ेगा, फटाफट पास करो, घर वालों ने कोई नहीं लिफ्ट करानी वरना, ठीक है ना। वो फौरन ही और तरफ दिमाग चल पड़ता है आप लोगों का। 4 मेरा अच्छा, आप तो मेरे पे ये इल्जाम लगाओगे, लगाओ। अच्छा जी, ले जी, डेप्शन एक्सपेंस कितना आ गया? 100 और ग्रांट इनकम 4। ये तरह इजी रहता है, पहले से फिगर काबू में आ जाती। अच्छा, अब लैंड कितने पे आ गया? लैंड भाईजान 90 पे रहना है, लेस के बिक जाए या कोई और गड़बड़ हो जाए, इंपेयरमेंट तो हो सकती है ना इसकी, कि नहीं हो सकती है? दरिया आ गया, कटाव छटाव हो गया, कीमत कम हो गई, चलें छोड़े। हाँ जी, बिल्डिंग 225 लिख लिया करो, आसानी होती है, पे पड़ी थी 100 से कम होकर 125 रह गई। डेफर्ड ग्रांट कहां से शुरू करेंगे? 9 से। बस आप काबू में, आपके काबू में। हमने असल में छोटी छोटी चीजों में इतना जोर लगा दिया कि यही छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीज बनती है। मेरा जो आज का मकसद है ना, छोटी छोटी चीजें पढ़ा दूं, तो कल फिर सवाल आप पे छोड़ दूंगा, वो सिर्फ इकट्ठा है। बस आप जो बोरिंग कॉस्ट भूल रहे हैं उसमें वो भी है, और कुछ नहीं। बाकी सारा गवर्नमेंट ग्रांट ही होना है। फॉरगिवेबल लोन आ गया, हुकूमत ने जो है वो प्लांट खरीदने के लिए लोन दे दिया, हुकूमत ने जो है वो लैंड दे दिया, यही बातें हैं। बीच में एक बोरिंग कॉस्ट का जो एडजस्टमेंट भी है कि जो बिल्डिंग के लिए आपने हुकूमत ने लैंड दी थी, उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन आपने की है लोन लेकर, तो बोरिंग कॉस्ट भी है, सब कुछ है। ये सवाल कहाँ छुपा हुआ था? ये 16 में नजर नहीं आया, ये चैप्टर में रखा हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, जैसे आप एक सवाल है, वैसे तो मैं सोच रहा हूँ अगले दफा वो भी सारे कट्टे आइए 16 में ले जाऊँ, वहां से भी कुछ इधर ले आऊँ, अच्छा लगा होता है। बच्चे स्टार्ट में कहते हैं पता नहीं यार ये कब करेंगे, अब होते जा रहे हैं, थोड़े से रह गए उधर है ना, थोड़े से क्या, एक दस्तगील रह गया, हड़प्पा रह गया, वो भी गवर्नमेंट ग्रांट के बाद ओके होंगे, आप करने के काबिल होंगे जब। लेकिन दस्तगील वाले को तब तक नहीं करना जब तक मैं ओसीआई ना करवा दूं। जैसे मैंने टर्म टेस्ट में गलती से रिक्वायरमेंट में लिख दिया था ना, पीएनएल और ओसीआई बनाओ, तो जिसने पीएनएल बनाना है उसको पूरे नंबर मिलेंगे, बस वो चला गया, ठीक है ना। पिछली बार वाले मॉक का सवाल मैंने इधर डाला था, मैंने कहा था मॉक में नया सवाल डालेंगे तो ये मॉक का इधर, ऐसे चेंजेस तो चलती रहती है ना, तो उसमें फिर वो मैंने ध्यान नहीं दिया, पीएनएल देखा, मैंने कहा पीएनएल ही है, निचली लाइन में ओसीआई भी लिखा हुआ था, मुझसे मिस हो गया, मादरत है जी। तो कोई बात नहीं, खैर है। आपने टर्म टेस्ट कितने बच्चों ने दिया है? हाँ, अब जो इंशाल्लाह जो है ना, मैं मंडे को चेक लगाऊंगा बाहर, और फिर मैं आप लोगों का वो हशर करूंगा जो दुनिया याद करेगी, जिन्होंने टर्म टेस्ट नहीं दिया। अच्छा जी, ग्रांट की बात अगर करें तो 2012 में कितनी ग्रांट इनकम में जाएगी? 12/3 पूरा 4। तो फिर 9 में से 4 नहीं 9 में से 4 तो पहले क्यों बोलना था, सॉरी सर एक मिनट, नहीं लिखा। अब ये जो ग्रांट 9 की अभी भी लायबिलिटी थी साल के पहले दिन, 12 के पहले दिन, इसमें से 4 इनकम बन गया, इसकी एंट्री पहले कराओ। हाथ दोगे यार, बोलो एंट्री बोलो। लेग्स के गोस्ट्स, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम। कितना बचा? थोड़ा सा बचा, आधा बचा है ही नहीं, 5। अब इसमें से 4 अगले साल इनकम बन जाएगी, और 1 तो इसको निकाल दो, -4, 1 जो है वो अगले साल भी इनकम नहीं बनेगी। ये वो जो 3 महीने जाके आखिर में बिल्डिंग डेफिसिट होगी ना, जो पहले साल नहीं हुई थी, तो वो 3 महीने आप बेशक चेक कर लो, 12/3 × 3/12 करोगे ना तो 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये वो 1 है जो फिर वो आखिरी साल में जब बिल्डिंग 3 महीने की रही होगी, वो डेफिसिट होकर खत्म हो जाएगी, वहां पर ग्रांट भी 3 महीने की 1 रुपया बची होगी, वो इनकम बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या यार, कुछ भी नहीं किया हमने कुछ नया नहीं किया वैसे, है ना, कुछ चेंज नहीं लग रहा, वैसे जैसे पहले भी सवाल करते वही कर रहे थे। बस इतनी सी बात बताइए आपको कि अगर गवर्नमेंट ने ग्रांट दी और आपने उससे नॉन डेप्रिशिएबल, देखो हमने 12 रुपए से लैंड खरीदा है, लेकिन गवर्नमेंट ने शर्त क्या लगाई थी, उस पर बिल्डिंग बनानी है, उस पर। तो फिर ये नहीं कि जिस दिन बिल्डिंग बनी सारा 12 मिलियन, नहीं, उनका मकसद क्या था, आपसे इसके ऊपर फैक्ट्री लगवाना। तो असल अंदर खाते बात यही है, फैक्ट्री ही मकसद है, उस लैंड के ऊपर फैक्ट्री लगवाना ही मकसद है, तो फैक्ट्री है कंडीशन, तो फैक्ट्री के साथ मैच करो, फैक्ट्री ही समझे, फैक्ट्री के लिए लैंड मिला है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन है?
क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर, अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, मैंने कहा आपकी तस्वीरें खिंच रही हैं तो जरा लिख दूं, बाद में फिर आपको ये नहीं पता लगना कौन सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16, 6 वही लिख रहा हूँ, वही 6 ही लिखा हुआ है, पेज नंबर। अब देख लो, आपने खुद फिर आगे 16 बोल दिया, छेड़ते तो आप खुद हो। अच्छा लो जी, खींच लो फोटो, फोटोग्राफर हो, मैं तो साइड पे हूँ ना, ये साइड मेरी है, इतनी जगह जो बची हुई। बेटा तुम तोड़ लो। अच्छा 13 को जबानी करते हैं, शुरू हुआ, शुरू कहां से करोगे? लाइबिलिटी से बात कर रहे हो ना, किससे शुरू करोगे? नहीं नहीं, किससे शुरू करोगे? 5 से करोगे ना, मैंने ये कल बताया था, 9 से शुरू करो, फिर ये 5 से शुरू कर लोगे। 5 से शुरू करोगे 13 के स्टार्ट में, फिर 13 में 4 रुपया इनकम बनेगा, उसकी एंट्री पड़ेगी डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट इनकम, यहां बच जाएगा 1। अब ये 1 सारे का सारा करंट है, तो यहां पे लिखोगे 1, 13 में यहां पे लिखोगे 1 माइनस 1 0, कुछ नॉन करंट होगा ही नहीं भाई। और ना करो बोरिंग कॉस्ट, अभी तुमने बाद में ज्वाइन किया, अब आगे उसमें करंट नॉन करंट तोड़ना सीखा था ना हमने, टीपू शीपू, माउस चाउस, आतिश आतिफ, वो सारे सवाल थे ना, याद है 3-4 सवाल, वैसे मजे के सवाल थे, तोड़ के एक दिन करते रहे हम, क्योंकि देखो उसमें प्रैक्टिस हो रही थी। कॉन्सेप्ट तो पहले दिन आपको आ गया था, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट दे दें और आप पे जोड़ें, आप करते नहीं है कुछ, इसलिए फिर मैंने रोज ही आधा घंटा लगाया। चलें आगे। अच्छा जी, अब सुने ये सवाल, ये एडजस्टमेंट मैं आपको अब आपके होमवर्क वाले सवाल में पहले दिखा दूं, क्या ख्याल है? ये देखें जी, अच्छा मजे की बात है, गवर्नमेंट ने अलॉट किया है पीस ऑफ लैंड, वो भी अभी पढ़ाना है, लेकिन बहरहाल थोड़ी सी बात वैसी तरह ये कर रहा हूं। आपने नहीं पढ़ना, आपने नहीं आना, आप नहीं आना भी, मैं सब नहीं, आपने नहीं आना था ना यार। इधर देखो, गवर्नमेंट अलॉटेड अ पीस ऑफ लैंड, ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट ही दे दिया, ये भी पढ़ाना है, लेकिन बहरहाल बात वैसी ही है। लैंड मिला है, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट बीएल विल एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन इट। तो लैंड के लिए पैसे दें या लैंड दे दें, तो बताना है ना, लेकिन बहरहाल इस ग्रांट के साथ कंडीशन क्या अटैच हो गई, तो आपने फैक्ट्री बिल्डिंग तक इस पैसे को लायबिलिटी में रखना है। फैक्ट्री बिल्डिंग बनेगी तो इसको जैसे भी मैंने करवाया, ठीक है। फिर उन्होंने बिल्डिंग पर काम शुरू कर दिया और उन्होंने उसके लिए भी कुछ पैसे दे दिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भी पैसे दे दिए, दूसरी ग्रांट आ गई। फिर उन्होंने जनरल लोन यूज किए हुए हैं। फिर एक प्लांट खरीदना था, इसको भी गवर्नमेंट ने मतलब सपोर्ट कर दिया। चलो देखते हैं, देखेंगे आप देखेंगे, ठीक है। अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई मसला? कितने नंबर का सवाल है? बस फिर ऐसे ही, ठीक है। बनाना क्या है? कोई बात नहीं होगा ना, मैक्सिमम क्या होगा, नहीं समझ आएगा ना, आधे नंबर। अच्छा, पास होने वालों की निशानी बता रहा हूं, आज एक निशानी बता के भेज रहा हूं पास होने वालों की। आप मंडे वाले दिन आप अलग अलग कर लीजिएगा उनको मेरी निशानी के मुताबिक, ठीक है। जो निशानियां मैं बता रहा हूं, एक तो इस सवाल को करेंगे, अल्लाह करे मैं पूरा कर लूं सारी बातों को, सवाल को करेंगे, उस सवाल को करते हुए सोल्यूशन समझेंगे, है ही नहीं दुनिया में, एग्जिस्ट ही नहीं करता। पूरा सवाल एक बार किसी भी तरह से पूरा कर लेंगे, फिर जाके देखेंगे तो इंशाल्लाह उनको नजर आएगा कि आधा भी सही हो गया ना, ये पास होने वाले होंगे। और जो जहां पे थोड़ा सा दिमाग सोचना शुरू करेगा, हाँ आई क्या आपने सही किया, किताब में सही लिखा हुआ है, तो वो पास होने वालों की निशानी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके चलो जी, आ जाओ। अच्छा जी, अब ये तो चलो हमने पढ़ लिया यार, यही ना फिट करें इसको भी। ये किस अटेम्प्ट का है बेटा, दिखा देता हूं, अभी फिलहाल मैं इधर आ गया हूं ना। अगर आप इजाजत है तो मैं यहीं पे इसको फिट करूं, हो जाना है फिट, आपकी तस्वीर दोबारा आप खींच लीजिएगा, ठीक है जी। कंडीशन, ये मैं आप समझाने क्या लगाऊं जी, कंडीशन कैसे अटैच हो सकती है। जैसे अभी ये करवा के आया ना, पहले हम सवाल करते हैं, असल में निकम्मे हम इतने कट्टू इतने मेरे समेत सारे, हमें वैसे अंग्रेजी में समझ ही नहीं आती, हम पहले सवाल सूल कर लेते हैं, थोड़ा सा है डेबिट क्रेडिट हमें थोड़ा पसंद है, मुंशी लोग हैं हम हैं, तो फिर अगली बात हमें समझ आती है, अंग्रेजी में लिखी, अंग्रेजी हमारी जुबान ही है ना, है जी। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, जैसे मसलन लैंड के लिए आपको पैसे मिले थे, अगली गल वही चल रही है, ठीक है। तो क्या करो, रिकॉर्ड करो ग्रांट को लायबिलिटी के तौर पे, और इनकम में बैंक उसको जैसे जैसे कंडीशन अटैच, कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब कंडीशन किस तरह की हो सकती है, तो मैंने कहा जी कंडीशन इज टू से कंस्ट्रक्ट, से लिखो, से क्या लिखना, हाँ से लिख दो, से कंस्ट्रक्ट आ डेप्रिशिएबल एसेट, बल्कि यूं लिखना चाहिए था, कंडीशन इज टू कंस्ट्रक्ट a depreciable asset, अब लिखता हूं मैं से फैक्ट्री बिल्डिंग, से फैक्ट्री, ठीक है। तो कंडीशन क्या है जी, कंडीशन इज टू कंस्ट्रक्ट a depreciable asset on this non depreciable asset, एनडीए। समझ आ रही है एनडीए क्या है? एनडीए किसे कहते हैं हम? नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं, एनडीए हम कहते हैं नॉन डेप्रिशिएबल, नॉन, यहां पे लिख लेते हैं ना, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, एनडीए, ठीक है। तो अगर
नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड ग्रांट है और कंडीशन इज टू कंस्ट्रक्ट अ डेप्रिशिएबल एसेट ऑन दिस नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो फिर क्या करोगे? अब बोलो बोलो, अभी बता तो दिया। रिकॉर्ड द ग्रांट एज लायबिलिटी एंड ट्रांसफर इट टू पीएनएल ऑन द सेम बेसिस। अब जैसे मैंने ये कंडीशन की एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? फॉर एग्जांपल कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? कंस्ट्रक्ट डेप्रिशिएबल एसेट ऑन दिस एनडीए, तो फिर आपने ट्रांसफर रिकॉर्ड लिखूं, रिकॉर्ड इट, ठीक है जी, रिकॉर्ड ट्रांसफर ज्यादा बेहतर है, ट्रांसफर डेफर्ड ग्रांट टू पीएनएल एज इनकम ऑन द same basis as the related depreciable asset. सिर्फ एसेट लिख दूं? चलो, एज द रिलेटेड डेप्रिशिएबल, एज द रिलेटेड एसेट इज डेप्रिशिएटेड। और ठीक है, इसके लिए कौन सा सवाल किया अभी हमने? क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर, ठीक है जी। जी स्टूडेंट, इनडायरेक्ट कितना आ गया? हाँ, नहीं, क्या मतलब कैश? क्या आपने गवर्नमेंट को पैसे वापस कर दिए? नहीं, ग्रांट डेबिट कैश क्रेडिट क्या मतलब? पहली बात तो आप बात तो बहुत दूर ले गए, मैं कहीं और फिर रहा हूँ, उस वक्त सवाल करना था। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने आज आपको पैसे दिए कैश डेबिट इनडायरेक्ट, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट, और यहाँ पे आके आप डेफर्ड ग्रांट डेबिट कैश क्रेडिट कर दें, क्या मतलब? आपने वापस कर दिए मैं गवर्नमेंट को पैसे? ये हाँ जी, ये वैसे इरेलेवेंट क्वेश्चन है, सारा तुमने ट्रैक तोड़ दिया मेरा। बोलो जल्दी बोलो। हाँ, किथे है ये एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ग्रांट डेबिट कैश क्रेडिट? कैश तो आया हुआ है, कैश कहाँ गया? ये कैश निकल गया है, आपने मजदूरों को, अपने मुलाजमों को या लोगों को पैसे दिए, ये खर्चा हुआ है, ये कैश क्रेडिट हुआ है। यहाँ कौन सा कैश आप दे रहे हैं किसी को? ये कैश क्रेडिट किया है ना बेटा, ये खर्चे की मद में हुआ है। ये पैसे आपके पास आए हुए थे, ये यूज हुए हैं, और भी बहुत सारे कैश के साथ यूज हुए हैं, लेकिन ये कैश आपके कैश के दराज से पड़ा है, जो इधर क्रेडिट हो रहा है, इधर नहीं क्रेडिट हो रहा। ये तो आपने एक लायबिलिटी बना के उसको जस्ट ट्रांसफर की इनकम की एंट्री की है। अब क्लास के बाद पूछ लेना, सारा तो मेरा ना मोशन तोड़ता है। कितने सी में लाहौर? अच्छा जी, अच्छा, अब एक और भी होता है मिसाल के तौर पे। अच्छा, अब इसके साथ तो सवाल कर लिया, दूसरा सवाल नहीं है मेरे पास। अगला कौन सा है? एसेट ही आ जाए। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, पार्ट 2 शुरू करना है, कर लो।